पार्ट नंबर 6, पेशकश मीरे कारवान। मज़ीद किताबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फजा में सोगवारी काफी नुमाया थी। हम काली के मंदिर की तरफ पहुंचे तो पता चला कि वो ज्ञानी पंडित अपने चेले के साथ शमशान घाट की तरफ गया है, जहां वो अपनी निगरानी में चिता तैयार करवा रहा है। शमशान घाट मंदिर से जरा आगे था। हम आगे की तरफ जाकर झाड़ियों में छुप गए। सामने 5-6 आदमी खड़े थे, जिनमें 2 पंडित भी थे। उन्हीं में से एक वही ज्ञानी ध्यान वाला पंडित और दूसरा उनका चेला था। उन्हें देखकर हमें बड़ी मायूसी हुई। ज्ञानी पंडित छोटे कद का भारी आदमी था। टोन मटके की तरह निकली हुई थी। वो दारा हरगिज नहीं हो सकता था। पंडित का चेला कद में 6 फुट से निकलता हुआ था। वो भी, उस पर भी बलवंत सिंह होने का शुबा नहीं हो सकता था। अचानक किसी लड़की की चीखों की आवाज सुनकर हम चौंक गए। मैंने मुड़कर देखा। बस्ती की तरफ से अर्थी का जुलूस आ रहा था और एक लड़की बुरी तरह चीख रही थी। 2 आदमियों ने उसे बाहों से पकड़ रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अर्थी का जुलूस हमारे सामने से गुजर गया। शायद गांव के सब लोग इसमें शामिल थे। मैंने सामने से गुजरती उस लड़की को भी देखा, जिसे 2 आदमियों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र बामुश्किल 17 साल की होगी। उसने दुल्हनों जैसा लिबास पहन रखा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। औरतें अर्थी के साथ शमशान घाट नहीं जाती और इस लड़की ने दुल्हनों जैसा लिबास क्यों पहन रखा था? उस औरत का पति मर गया है। इसे भी उसके साथ ही सती किया जा रहा है। ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सती? मैं कांप उठा। हिंदुओं की ये बड़ी ही घिनौनी रस्म थी। मरने वाला शख्स के साथ उसकी पति की चिता भी उसके साथ ही उठा दी जाती थी। उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन इस जालिमाना रस्म पर पाबंदी लगाकर इसे खत्म किया जा चुका था। तो ये, मैं शमशान घाट की तरफ देखता रहा। मरने वाले की लाश को चिता पर रख दिया गया था और अब दुल्हन के लिबास में इस तरह लड़की को चिता पर रखने की तैयारी हो रही थी। लड़की बुरी तरह से पछाड़े खा रही थी। अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो चीख रही थी, भगवान के वास्ते दे रही थी, लेकिन किसी पर उसकी आहो फगा का कोई असर नहीं हुआ। 5-6 लोगों ने मिलकर उसे जमीन पर रखे हुए लोहे के उस फ्रेम पर लटा दिया, जिसके बीच में लोहे की पट्टियां लगी हुई थी। लड़की हाथ पैर चला रही थी, लेकिन 5-6 आदमियों के सामने वो बेबस हो गई। उसको पट्टियों वाले आहनी फ्रेम पर चित लटाकर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए और उसके जिस्म पर भी कई रस्सियां लपेट दी गई, ताकि वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत न दे सके। लड़की की चीखें आसमान की खबर ला रही थी और जब उसे उठाकर उसके पति की लाश के पहलू में चिता पर लटा दिया गया, उसकी चीखें कुछ और बुलंद हो गई। एक आदमी ने घी का कनस्तर लाश और उस लड़की पर अंडेल दिया और फिर उनके ऊपर लकड़ियां रखी जाने लगी। इस तरह चिता खासी ऊंची हो गई थी। लकड़ियों पर भी घी के कनस्तर उंडेले गए और इस दौरान लड़की बदस्तूर बुरी तरह चीखती रही। और फिर अचानक ही ढोल बजने लगे और शायद लड़के का बाप था जिसने चिता को आग लगाई थी। शोले बुलंद होने लगे, खुश्क लकड़ियां चटकने लगी। लड़कियों की चीखों की आवाज ढोल की आवाज से भी तेज थी। मैं परेशान नजरों से चिता की तरफ देख रहा था। चिता के अंदर लकड़ियों में हलचल सी मची। आग ने उस लड़की को अपनी लपेट में ले लिया था और शायद उसने आखिरी मर्तबा पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपनी बंदिशें तोड़ने की कोशिश की थी और वो फ्रेम समेत उलटकर पति की लाश पर जा गिरी थी। ढोल की आवाज में उसकी चीखें बुलंद होती गईं। फिजा में गोश्त जलने की बू फैलने लगी। लड़की की चीखें मासूम होती गईं और अब
वहां सिर्फ लकड़ियों के चढ़कने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने मुड़कर देखा, जानकी मौजूद नहीं थी। गांव के लोग अब भी चिता के चारों तरफ जमा थे। ढोल बज रहे थे और लोग नाच रहे थे। ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम झाड़ियों से निकलकर उस तरफ चल पड़े जहां हमारी पिजारो खड़ी थी। जानकी पिजारो से टेक लगाई खड़ी कांप रही थी। वो शायद उस वक्त भाग कर आई थी जब उस लड़की के हाथ पैर बांधे जा रहे थे। हैरत की बात है, मैंने पिजारो में बैठे हुए कहा, एक औरत को जिंदा जला दिया गया और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई बचाने की कोशिश करता तो उसे भी चिता में फेंक दिया जाता। ठाकुर ने इंजन स्टार्ट करते हुए जवाब दिया। वापसी पर 4 कोस का फासला जल्दी तय हो गया। शहर में दाखिल होते ही एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हर तरफ गलगला मचा हुआ था। खौफजदा लोग इधर उधर भाग रहे थे और ये इंकशाफ बड़ा ही सनसनीखेज था कि गंगोली चौधरी के गिरोह ने शहर के उस इलाके पर हमला कर दिया था जहां गेस्ट हाउसेस और हट्स में ठहरे हुए सियाहों को अगवा करके ले जाया गया था। हमारा हट भी उसी इलाके में था। ठाकुर ने पिजारों की रफ्तार बढ़ा दी और हट के सामने गाड़ी रोकी तो हमारे बदतरीन हदशात दुरुस्त निकले। हट के सामने कई पुलिस वाले जमा थे। हमारे हट का मुलाजिम जख्मी था और रूपमती बुरी तरह बदहवास हो रही थी। हमें देखकर रूपमती दौड़ते हुए हमारे करीब पहुंच गई और उसने जो इंकशाफ किया वो बड़ा ही सनसनीखेज था। गंगोली चौधरी के आदमी हमारे करीबी हट से दूसरे चंद सियाहों के साथ बमला को भी उठाकर ले गए थे। मेरे आसपास कहीं बम का धमाका होता तो इतना सदमाना होता जितना मुझे इस खबर से हुआ था। रूपमती ने ये बात रोते हुए सुनाई थी। उसकी पूरी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, ताहम उसके टूटे फूटे जुमलों से ये नतीजा अहज हो सका था कि गंगोली चौधरी नामी कोई शख्स अपने गिरोह के साथ यहाँ वारद हुआ था। उन्होंने पहले फायरिंग करके लोगों को बदहवास किया और फिर गेस्ट हाउस और उसके करीब करीब वाक़या 4 हट्स को घेरे में लेकर यहाँ ठहरे हुए तमाम सियाहों को एक जगह पर जमा कर दिया। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँकते और मारते हुए जंगल की तरफ ले गए थे और इंसानों के इस रेवड़ में हमारी बमला भी शामिल थे। रूपमती के हवास बहाल हुए तो मैंने एक बार फिर उससे इस सानहे की तफसील पूछी। तकरीबन 1.5 घंटा पहले की बात है, वो बता रही थी। मैं कुछ चीजें लेने के लिए बाजार जा रही थी। मैंने बमला को भी साथ चलने को कहा मगर उसने इनकार कर दिया। मैं बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगी। उसके 2 मिनट बाद बाजार में शोर मच गया कि गंगोली चौधरी ने हमला कर दिया है। लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। मैं जिस दुकान में खड़ी थी वहां चंद ग्राहक और भी थे। दुकानदार ने शटर गिरा दिया। इस तरह हम भी अंदर बंद हो गए। बाजार सुनसान हो चुका था। तकरीबन आधे घंटे तक किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ताहम दूर से वक्फे से फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रहीं और बिलाहिर ये आवाजें भी बंद हो गई। बाजार में लोगों की आवाजें सुनकर दुकानदार ने शटर उठा दिया। 1.25 घंटे तक दुकान में बंद रहने से मेरा दम घुटकर रह गया था। मेरे कपड़े पसीने में भीगकर मेरे बदन से चिपक गए थे। दूसरे लोगों की भी यही हालत थी। मेरे हाथ बहाल हुए तो लोगों की बातों से पता चला कि गंगोली चौधरी नामी डाकू के गिरोह ने शहर के शुमाली इलाके में वाक़या गेस्ट हाउस और हट्स पर हमला किया था और वहां मुकीम कई सियाहों को अगवा करके ले गए थे। मैं एक बार फिर हौस बहतासी हो गई और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। मुझे बमला की फिक्र थी और जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त निकले। बमला अपने हट से गायब थी। मैं उसे इधर उधर तलाश करती रही। मेरा ख्याल था शायद वो बचने के लिए कहीं छुप गई हो। हमारे दाएं तरफ वाले हट में एक सिख फैमिली ठहरी हुई है। बूढ़े सरदार जी ने मेरे पूछने में बताया कि डाकू इसके बेटे और बहू को ले गए हैं। उसने हमारी बमला को भी देखा था।
जिसे डाकू हट से घसीटते हुए बाहर ले आए थे। हमारे मुलाजिम प्रकाश ने मुजाहमत की कोशिश की तो राइफल का बट मारकर उसे जख्मी कर दिया। तीसरे हट में भी एक आदमी ने मुजाहमत की कोशिश की थी तो उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस आधे एक घंटे बाद पहुंची थी। उस वक्त तक डाकू लोगों को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। अपनी बंगला का क्या होगा, वो लोग मार डालेंगे उसे। फिक्र न करो रूपमती, मैंने कहा। हो सकता है कि पुलिस की कोई पार्टी उनके ताक़ब में गई हो, पकड़ लेंगे इन्हें। मैंने ठाकुर की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे जैसे उस खबर ने उसे भी हिला कर रख दिया हो। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ गया जो बूढ़े सरदार जी से कुछ पूछ रहे थे। वहाँ कुछ और लोग भी जमा थे। सरदार जी की बूढ़ी बीवी धाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ और लोग भी रो रो कर इंस्पेक्टर से बार बार ये सवाल कर रहे थे कि पुलिस ने इन डाकुओं का पीछा क्यों नहीं किया। ठाकुर इंस्पेक्टर को पकड़कर एक तरफ ले गया। उसे हमने तारुफ कराया तो इंस्पेक्टर कुछ मरूब सा हो गया और फिर इंस्पेक्टर ने जो कुछ बताया वो हादसा सनसनीखेज था। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक डॉक्टर गंगोली चौधरी के गिरोह ने बहुत अरसे से इलाके में दहशत फैला रखी थी। उसकी सरगर्मियों का हल्का अलौर और जंगल के दूसरी तरफ कोट पतली तक फैला हुआ था। इन शहरों के बीच में वाक़या छोटी छोटी बस्तियां और गांव आए दिन उसकी लूटमार का शिकार होते रहते थे। गंगोली चौधरी बहुत बेरहम और भेड़िया सिफ्तमा इंसान है, बल्कि इंसान नहीं दरिंदा है। वो बात बाद में करता है, गोली पहले चलाता है। अलौर की तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और सारे का सारा गांव, मीलों तक फैला हुआ जंगल उसका मस्कन है। हर वारदात के बाद या तो वो जंगल में रोपोश हो जाता है या इन पहाड़ियों में पनाह लेता है। इन पहाड़ियों में लातादाद गार थे जिसमें फौज की पूरी रजमंड भी छुप जाती तो उसे तलाश करना मुमकिन न होता। इसके अलावा रास्ते इतने दुश्वार थे कि पुलिस उनके ताक़ुब में इन पहाड़ियों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पाती थी और न ही पुलिस के जवान सारस्का के जंगल में इन डाकुओं का पीछा करने की हिम्मत करते थे। जंगल में डाकुओं के साथ होनहार दरिंदों का भी खौफ उनके कदम रोक लेता था। चंद रोज पहले गंगोली चौधरी के गिरोह पुलिस के घेरे में आ गया था। कई घंटों के जबरदस्त मुकाबले के बाद डाकू पुलिस का घेरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम एक डाकू जख्मी होकर पुलिस के हाथ लग गया। गिरफ्तार होने वाला डाकू गंगोली चौधरी का छोटा भाई था। गंगोली चौधरी ने धमकी दी थी कि अगर चित्रा को रिहा न किया गया तो वो शहर को आग लगा देगा। इस वारदात के बाद गंगोली चौधरी अलौर की पहाड़ियों की तरफ फरार हो गया था। पुलिस चंद रोज तक चौकस रही, लेकिन गंगोली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो शहर के इतराफ से पहरा हटा लिया गया। पुलिस के आला अफसरान का ख्याल था कि शहर को आग लगा देने की धमकी महज गीदड़ बबकी थी और गंगोली अब तवील अरसे तक पहाड़ियों से निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पुलिस अफसरान का ख्याल गलत निकला। गंगोली चौधरी अपने भाई को नहीं भूला था। आज उसे मौका मिल गया। गंगोली चौधरी ने जिस तरह कार्रवाई की थी उससे अंदाजा होता था कि ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ था। उसके आदमी भेस बदलकर कई रोज तक शहर की सूरत हाल का जायजा लेते रहे थे। आज उसके आदमी सुबह से देहातियों के बेस में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर शहर के शिमाली इलाके में उस जगह जमा हो गए जहां एक गेस्ट हाउस और ये 4 हट्स थे, जिनमें से एक में हम मौजूद थे। चंद हट्स और भी थे, लेकिन वो तकरीबन 200 गज के फासले पर थे। गंगोली चौधरी के आदमियों ने गेस्ट हाउस और हट्स को घेरे में लेकर फायरिंग शुरू कर दी और यहाँ ठहरे हुए तमाम सियाहों को निकालकर एक जगह जमा कर लिया। हमारे हट के मुलाजिम ने मुजाहमत की तो उसे राइफल का बट मारकर जख्मी कर दिया। एक और आदमी ने मुजाहमत की तो उसे गोली मारकर मौत के घोट उतार दिया। गंगोली चौधरी के आदमी यहाँ से 13 सियाहों को मारते पीटते और भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हुए जंगल की तरफ ले गए।
ان میں 5 عورتیں اور 8 مرد تھے. 2 لڑکیاں غیر شادی شدہ تھیں. ان میں سے ایک ہماری بنگلہ اور دوسری الہ آباد سے آئی ہوئی ایک فیملی کی لڑکی تھی. وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہیں تھی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہم شہر سے 4-5 میل دور دھول پور نامی اس بستی کے شمشان گھاٹ میں لڑکی کے ستی ہونے کا دل دوز منظر دیکھ رہے تھے. اور اب سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا بڑھ رہا تھا. اس طرف ڈاکو کو وہاں سے گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے. ڈاکو بوڑھوں کو چھوڑ گئے تھے، شاید اس لیے کہ وہ بھاگ دوڑ میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. روپ متی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت بازار گئی ہوئی تھی اور بنگلہ کی بدقسمتی کہ وہ ہٹ میں موجود تھی. گنگولی چودھری پولیس اور دیگر حکام کے لیے یہ پیغام چھوڑ گیا تھا کہ اگر 3 دن کے اندر اس کے بھائی چترا کو نہ چھوڑا گیا تو چوتھے دن تمام مغویوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. اور پولیس کو یہ پیغام مل گیا تھا. لو دیکھ لو جی، بوڑھا دارا جی. بوڑھا اس آدمی سے کہہ رہا تھا، وہ ڈاکو یہاں سے 13 بندوں کو مویشیوں کی طرح ہانگ کر لے گئے اور پولیس کچھ بھی نہ کر سکی. کم از کم ان کا پیچھا ہی کیا ہوتا، بوڑھا سردار ان سے کہہ رہا تھا. پولیس تو نہتے شہریوں پر لاٹھیاں اور گولیاں برسا سکتی ہے، ڈاکو کا سامنا کرتے ہوئے انہیں موت آتی ہے. ایک اور شخص نے کہا، اگر ہمارے بندوں کو کچھ ہو گیا تو ہم اس شہر کو آگ لگا دیں گے. انسپکٹر گھور گھور کر سب کو دیکھ رہا تھا، مگر ظاہر ہے اس کے پاس بفرے ہوئے ان لوگوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. پولیس نے ڈاکو کا پیچھا کیوں نہیں کیا آفیسر؟ یہ سوال ٹھاکر نے کیا تھا. ہمیں بہت دیر سے خبر ہوئی تھی ٹھاکر جی، انسپکٹر نے جواب دیا. اس وقت تک ڈاکو یرغمالیوں کو لے کر جنگل میں داخل ہو چکے تھے. جنگل میں بھی ان کا پیچھا کیا جا سکتا تھا. ٹھاکر نے اسے گھورا. اس طرح یرغمالوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی. انسپکٹر نے جواب دیا، اعلی حکام اور پولیس افسران کو اطلاع مل گئی ہے. 8 بجے سرکٹ ہاؤس میں ان کا گٹھ جوڑ ہوگا جس میں یرغمالیوں کو ڈاکو سے چھڑانے کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی. گویا بے گناہ یرغمالی ڈاکو کے رحم و کرم پر ہیں. ایک اور آدمی نے انسپکٹر کو گھورتے ہوئے کہا، وہ تو اب بھی ڈاکو کے رحم و کرم پر ہیں. انسپکٹر نے تب کر جواب دیا، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں تو اس خطرناک جنگل میں داخل نہیں ہوا جا سکتا جس میں ان ڈاکوں کے علاوہ خوفناک درندے بھی ہیں. انسپکٹر کے اس جواب سے وہ شخص بھی تپ گیا اور اس نے انسپکٹر کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. اگر ہمارے آدمیوں کو کچھ ہوا تو ہم کسی پولیس والے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ شخص گھررایا. انسپکٹر کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا تو بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی، مگر انسپکٹر کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا. ایک اور آدمی نے انسپکٹر کو تھپڑ رسید کر دیا. دوسرے 3 پولیس والوں نے بھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے انہیں بھی پیٹنا شروع کر دیا. صورتحال بگڑ رہی تھی. میں نے اور ٹھاکر نے بڑی مشکل سے انسپکٹر اور اس کے ماتحتوں کو لوگوں سے چھڑایا اور انہیں وہاں سے رخصت کر دیا. لوگ سردار جی والے ہٹ کے سامنے جمع ہو گئے اور ہم اپنے ہٹ کے سامنے لان میں کرسی پر بیٹھ گئے. زخمی ملازم کو پولیس والوں کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا گیا تھا اور تیسرے ہٹ کے سامنے پڑی ہوئی لاش بھی اٹھا لی گئی تھی. اس ہٹ کی طرف سے بہن کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. صورتحال ہاسی گمبھیر ہو گئی تھی. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے شنکر اور بھگت کا خیال آ گیا. وہ دونوں کہاں ہیں؟ بھگت اور شنکر؟ میں نے روپ متی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ دونوں ڈاکوؤں کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے جنگل والے ریسٹورنٹ کی طرف گئے تھے. ڈاکوؤں کے فرار کے وقت اور اس کے بعد اس طرف سے بھی گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی تھی. پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ روپ متی نے جواب دیا. میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. میں دیکھ کر آتا ہوں. مجھے اس طرف بھی کچھ گڑبڑ لگتی ہے. میں یہ کہتے ہوئے پچاروں کی طرف آ گیا. چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی. میں نے انجن سٹارٹ کیا اور پجاروں کو گھما کر ایک طرف دوڑا دیا. تقریباً نصف میل آگے
जंगल शुरू हो जाता था। जिस जगह से कोट पतली की तरफ जाने वाली सड़क जंगल में दाखिल होती थी, वहाँ एक बहुत बड़ा ओपन एयर रेस्टोरेंट हुआ करता था। दबीज घास का बड़ा चौड़ा प्लाट था जिसके गिर्द फूलों के पौधे थे। प्लाट के एक कोने में रेस्टोरेंट की मुख्तसर सी इमारत थी और सामने दूर दूर तक मेज कुर्सियां बिछी हुई थी। लोग तफरीह के लिए उस तरफ जाते रहते थे। चाय खाना भी होता और जंगल का नजारा भी। मैं 2 दिन पहले ठाकुर को साथ लेकर उस तरफ जा चुका था। रेस्टोरेंट की रोशनियां दूर से ही नजर आ रही थी और फिर पुलिस की एक जीप भी दिखाई दी। कुछ लोग भी जमा थे। मैंने पुलिस जीप के करीब जाकर कार रोक दी और उतरकर उस तरफ दौड़ा जहां पुलिस वाले और दूसरे लोग जमा थे। वहां की सूरत हाल कुछ ज्यादा ही संगीन थी। रेस्टोरेंट की इमारत के करीब 2-3 जगहों पर खून बिखरा हुआ था और फिर ये इंकशाफ हुआ कि डाकू यरगमालियों को लेकर जब इस तरफ आए थे तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए चंद जियालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में डाकुओं ने फायर खोल दिया। उन्हें रोकने की कोशिश करने वालों में से एक आदमी मारा गया, 2 जख्मी हुए थे। यरगमालियों में से एक आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उसे भी मार डाला गया था। डाकू रेस्टोरेंट से एक और आदमी को पकड़कर ले गए थे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैंने वहां पर मौजूद लोगों से शंकर और भगत के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर कोई भी कुछ न बता सका। मैं दोबारा पजारों में बैठ गया और उसे नहर की तरफ दौड़ा दिया। अस्पताल पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। यहाँ भी लोगों का बहुत बड़ा हजूम था। मैं लोगों को धकेलता हुआ जैसे तैसे आगे पहुंच गया। सबसे पहले मैंने लाशों को देखा। उनमें न भगत था और न ही शंकर। एक नर्स से मुझे उस वार्ड में पहुंचा दिया जहां जख्मी पड़े हुए थे। वार्ड में बहुत सारे लोग जमा थे। मैं जख्मियों को देखता हुआ एक बेड के करीब रुक गया। वो शंकर था जिसके सीने पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। मैं समझा कि वो बेहोश है, लेकिन मैंने होले से पुकारा तो उसने आंखें खोल दी। वो बमुश्किल बोल सकता था। बहरहाल उसकी बातों से मुझे पता चल गया कि गंगोली चौधरी के आदमी भगत को पकड़कर ले गए थे। मैं शंकर से बातें कर रहा था कि नर्स आ गई। मरीज थोड़ी देर पहले ही होश में आया है, आप इससे ज्यादा बातें न करें। उसे मेरी तरफ देखते हुए बड़े ही मुहज़्ज़बाना लहजे में कहा, इसकी हालत ज्यादा तशवीशनाक तो नहीं? मैंने नर्स से पूछा। फिक्र न करें, गोली निकाल दी गई है, अब खतरे की कोई बात नहीं। इसे आराम की जरूरत है, बोलने से इसे तकलीफ होगी। नर्स ने जवाब दिया। मैंने शंकर की तरफ देखा तो वार्ड से बाहर आ गया। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। शंकर शदीद जख्मी था और भगत भी डाकू के हत्थे चढ़ गया था। मैं पिजारों को तूफान की तरह दौड़ाता हुआ हट पर पहुंच गया। हट के सामने पिजारो रोकर मैं जिस तरह नीचे उतरा, सामने लान में बैठा हुआ ठाकर बहुत कुछ समझ गया था। वो उठकर तेजी से मेरी तरफ आ गया और मुझे रास्ते में ही रोक लिया। क्या हुआ, तुम बड़े बदहवास हो रहे हो? उसने पूछा। बात ही ऐसी है ठाकुर, मैंने जवाब दिया। शंकर जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है और भगत डाकू के हत्थे चढ़ गया है। ठाकुर का चेहरा भी मुतगैर हो गया। हम चंद लम्हे वहीं खड़े बातें करते रहे। फिर जानकी और रूपमती को भी सब कुछ बता दिया गया। उनसे कुछ छुपाना बेकार था। जल्द या बदेर उन्हें पता चल ही जाता। थोड़ी ही देर बाद हम सब पिजारों में सवार अस्पताल की तरफ जा रहे थे। हट को भी ताला लगा दिया गया था। ठाकुर ने डॉक्टर से मिलकर शंकर के बारे में तफसील से मालूमात हासिल की और उसे वार्ड से प्राइवेट रूम में मुंतकिल करवा दिया। जानकी और रूपमती को शंकर के पास छोड़कर हम सर्किट हाउस की तरफ चले गए, जहां 8 बजे इंतजामिया के हुकाम और पुलिस के आला अफसरान की मीटिंग होने वाली थी। सर्किट हाउस के सामने भी लोगों का रश लगा हुआ था। जिन लोगों के बंदूक को डाकू उठाकर ले गए थे, वो पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गेट पर मुतय्यन 2 पुलिस वालों ने ठाकुर को रोकने की कोशिश की थी, मगर वो उन्हें धकेलता हुआ आगे बढ़ गया।
मैं भी उनके साथ ही था। हम सर्कट हाउस के अंदर तो आ गए, लेकिन हमें उस कमरे में जाने नहीं दिया गया जहाँ मीटिंग हो रही थी। हम लॉबी में बैठ गए जहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। रात 11 बजे मीटिंग खत्म हुई। ठाकुर ने डिप्टी कमिश्नर को घेर लिया। डिप्टी कमिश्नर भी ठाकुर को जानता था। उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर ने बताया। रात के इस वक्त तारीख जंगल में दाखिल होना मुमकिन नहीं। हमने जयपुर से पुलिस की मजीद नफरी मंगवाई है। उम्मीद है कि ये नफरी रात को किसी भी वक्त पहुंच जाएगी और सुबह जंगल में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। आप जानते हैं सूरत हाल कितनी नाजुक है, ठाकुर ने कहा। वो डाकू अब तक 5 आदमी को मौत की घाट उतार चुके हैं। यरगमाली उनके रहमो करम पर हैं। उन बेचारों का क्या हाल होगा, और यहाँ जो उनके अजीजो अकारब हैं उनकी हालत तो देखें। मैं सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ हूँ, डिप्टी कमिश्नर ने कहा, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर बाहर निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया। उन्हें भी यही कहकर तसल्ली दी गई कि सुबह होते ही डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हम अस्पताल पहुंचे तो 12 बज रहे थे। ठाकुर की हालत काफी परेशान कुन थी। फिर शंकर की हालत किसी कदर तसल्ली बख्श थी। ठाकुर ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स का बंदोबस्त कर दिया था। हम जानकी और रूपपति को लेकर वापस आ गए। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। आसपास के तीनों हट्स और गेस्ट हाउस में भी लोग जाग रहे थे। जाहिर है इस सानहे के बाद किसको नींद आनी थी। इस हंगामे में हम रात का खाना भी भूल गए थे। किसी को होश ही कहाँ रहा था। उस वक्त जानकी चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियों के साथ हम सूरत हाल पर तबसरा भी करते रहे। यूं तो भगत और बमला का अगवा, इसका सबने ही असर लिया था। बमला पिछले चंद रोज के दौरान में जानकी से कुछ ज्यादा ही मायूस हो गई थी। उसके फराक में रो रो कर जानकी की आंखें सुर्ख हो गई थी। रूपमती भी देर तक रोती रही थी। ठाकुर ने भी उसका बहुत असर लिया था, लेकिन मेरी हालत उन सब से अबतर थी। लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत का उन्हें ज्यादा अंदाजा नहीं होने दिया था। बमला से मेरी मुलाकात ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैं उसके लिए अपने दिल में एक अजीब सी कसक महसूस करने लगा। उसका चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। पता नहीं इन डाकुओं ने इसका क्या असर किया होगा। रात आंखों में बीत गई। सुबह की रोशनी फैली तो मैं करीबी ढाबे से डबल रोटी ले आया। जानकी ने चाय तैयार कर ली। हमने उल्टा सीधा नाश्ता किया और सर्कट हाउस जाने के लिए तैयार हो गए। बाहर निकले तो पड़ोस में रहने वाले बूढ़े सरदार जी ने बताया कि वो अभी सर्कट हाउस से होकर आया है। पुलिस की नफरी जंगल वाले रेस्टोरेंट के करीब जमा है और बाज आला अफसरान भी वहीं मौजूद हैं। वो सरदार भी वहीं जाना चाहते थे। हमने भी पुजारों में उन्हें साथ बैठा लिया और 10 मिनट बाद जंगल रेस्टोरेंट के करीब पहुंच गए। वहां और भी बहुत सारे लोग जमा थे। जयपुर से भी रात ही को पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई थी और पुलिस के मुसल्ला जवान जंगल के साथ साथ दूर दूर तक फैले हुए थे। इस मिशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर विनोद पांडे था और मुझे ये जानकर बड़ी मायूसी हुई कि पुलिस की कोई पार्टी अभी तक जंगल में दाखिल नहीं हुई थी और इसकी वजह भी समझ में आती थी। गंगू चौधरी, उसने जंगल के अंदर एक बस्ती के रहने वाले एक देहाती के जरिए पुलिस को ये पैगाम भेजा था कि अगर उनका पीछा करने की कोशिश की गई तो वो तमाम यरगमालियों को हलाक कर देंगे। उसने ये धमकी भी दोहराई थी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसके भाई चित्रा को रिहा न किया गया तो यरगमालियों के जीवन की जमानत नहीं दी जाएगी। और उसकी धमकी से मरूब होकर पुलिस पार्टी जंगल में दाखिल नहीं हुई थी। लोगों ने भी अभी वहीं डेरे जमा लिए थे। जंगल के किनारे किनारे मुसल्ला कांस्टेबल इस तरह तैनात थे जैसे हुकाम को यकीन हो कि डाकू टहलते हुए जंगल से बाहर आएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। दोपहर के वक्त तक बार बार अफसरान से लोगों की झड़पें होती रहीं
और फिर 6 आदमी रज़ाकाराना तौर पर जंगल में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए। पुलिस ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका था। डिप्टी कमिश्नर भी इत्तला पाकर वहां पहुंच गया। आप लोग यरमगालियों के जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, गंगू चौधरी इंसान नहीं दरिंदा है। उसे जैसे ही पता चलेगा कि कोई पार्टी उसके ताक़ुब में जंगल में दाखिल हुई है, वो यरमगालियों को भी मौत के घाट उतार देगा। हम अपने आदमी को छुड़ाने के लिए गंगोली चौधरी को दंड देने को तैयार हैं। एक आदमी ने कहा, हम 2 आदमी जंगल में जाएंगे और गंगोली चौधरी को तलाश करके उसे दंड की पेश करेंगे। दौलत ही इन डाकों का धर्म होता है। हमें यकीन है वो हमारी पेशकश मान लेगा और दंड लेकर हमारे आदमी को छोड़ देगा। ये आप लोगों की खुशफहमी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, उसका सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो अपने भाई को आजाद कराना चाहता है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं दिया जाता? एक और आदमी बोला, क्या एक डाकू उन 13 आदमी से ज्यादा कीमती है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते? आप लोग बात को समझने की कोशिश करें। डिप्टी कमिश्नर बोला, गंगोली चौधरी के गिरोह ने तवील अरसे से इस इलाके में दहशत फैला रखी है। वो दर्जनों बेगुनाहों को कत्ल कर चुका है। बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी हैं उसने। लोग खौफ व हरास की जिंदगी गुजार रहे हैं। पहली मर्तबा उसके गिरोह का कोई आदमी पकड़ा गया है और वो भी उसका भाई। हम उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।